ग्रिंच ने किया सांता क्लॉज को किडनैप। सांता क्लॉज नॉर्थ पोल की हो घाटी में रहता है, जहाँ बड़े खूबसूरत महल हैं और जिसमें उसके खिलौने बनते हैं। उनके मजदूरों को रील्स, नोक्स, पिक्सेस और परियों में से इंतखाब किया जाता है, जो उनके साथ रहकर एक बरस के आखिर से दूसरे बरस के आखिर तक काम में मसरूफ होते हैं। एक तरफ लाल रंग का बहुत बड़ा जंगल और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके दरमियान ग्रिंच की गुफा है। ग्रिंच क्रिसमस से और सांता से नफरत करता है, लेकिन माफ करो अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि इसकी वजह कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो, है ना सही, या ये भी हो सकता है कि शायद उसके जूते छोटे हों, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी सही वजह ये है कि उसका दिल बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा। ग्रिंच अपने कुत्ते मार्क के साथ गुफा में रहता था। एक दिन वो मार्क के साथ अपने घर का कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तब उन्होंने हो घाटी में क्रिसमस की सजावट देखी, क्योंकि ये तकरीबन क्रिसमस के करीब का दिन था। तो उसने कहा, फ्रेश मार्क, बहुत हो गया है। ये क्रिसमस की सजावट मेरे जहन में जा रही है। क्रिसमस का वक्त हमेशा मुझे परेशान करता है। सब सांता क्लॉज की वजह से है। तुम सही हो मार्क, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या तजवीज कर रहे हो मार्क? तुम्हें लगता है कि सांता को अगवा करना मुमकिन है? ठीक है, तुम सही हो। कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। ये जाहिर है कि जब सांता हो घाटी में होता है, तब वहाँ परियां, रील्स और नुक्स, इनके बनाए गए हिफाजती लिबास से वो महफूज रहता है। लेकिन क्रिसमस से पहले शाम को जब वो अपनी 12 सिंगों की बेपहिया गाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने भरकर इस बड़ी सी दुनिया में लेकर जाते हैं, तब उन्हें पकड़ने के लिए ग्रिंच के पास सबसे अच्छा मौका होता है। इसीलिए ग्रिंच ने अपनी तरकीब सोची और क्रिसमस से पहले की शाम का इंतजार करने लगा। अगले रोज क्रिसमस से पहले की शाम के साथ ग्रिंच अपनी तरकीब लेकर आया। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। ग्रिंच हंसने लगा। आसमान में सफेद चांद चमक रहा था और जमीन पर बर्फ जगमगा रही थी। तब सांता अपनी चाबुक को घुमाता हुआ बड़ी बेपहियों की गाड़ी में खिलौनों की बड़ी बड़ी बोरियां भरकर हंसता हुआ सीटी बजाकर गाना गाने लगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में बरस का ये एक ही दिन ऐसा होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश होता है और बच्चों को अपनी मेहनत कश के खजाने को मोहब्बत से लौटा देता है। इसके लिए सांता घाटी से बाहर बड़ी दुनिया में जा रहा था। 12 सिंगों को मालूम था उससे क्या उम्मीद की जाती है, इसीलिए वो तेजी से दौड़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसके पैर इस बर्फ फैली हुई जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतने में चांद के उजाले में एक रस्सी फेंकी गई और बड़ा सा फंदा सांता क्लॉज के हाथों और बदन पर आकर गिर गया और वो फौरन ही उसमें कस गया। इससे पहले कि वो खुद की हिफाजत करे या फिर किसी को आवाज लगाए, उसे उसकी गाड़ी से फौरन से पेश खींच लिया गया और वो लुढ़क कर सर के बल बर्फ में धंस गया। उसी दौरान 12 सिंगा दौड़ता रहा और उसे मालूम ही ना हुआ कि उसकी गाड़ी चलाने वाले को अगवा कर लिया गया है। इस यकबयक हुई हरकत ने एक पल के लिए ज़ईफ सांता को हैरान कर दिया और जब वो होश में आए तब उसे पता चला कि ग्रिंच ने उसे बर्फ से निकाल लिया था और उसे एक बड़ी सी रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया था। अगवा किए गए सांता को अपनी गुफा में ले गया, उसे पत्थर की दीवार पर जंजीरों से जकड़ कर बांध दिया। ग्रिंच हंसकर मजा लेता हुआ शैतानी अंदाज में हाथ रगड़ने लगा। अब बच्चे क्या करेंगे मुझे मालूम है। जब क्रिसमस की सुबह उन्हें खिलौने नहीं मिलेंगे तब वो रोएंगे, चिल्लाएंगे और पैर पटकेंगे। आखिरकार मैंने क्रिसमस थमने पर मजबूर कर दिया।
अब इस क्रिसमस से पहले शाम जब ये सब हुआ, तब सेंटा अपनी बिन पहियों की गाड़ी में अपनी 4 पसंदीदा कारिंदो, न्यूटर द रील्स, पीटर द नुक्स, किल्टर द पिक्सी और विस्क नाम की एक छोटी सी परी को साथ लेकर गया था। ये प्यारे और मासूम साथी बच्चों को उनके तोहफे तकसीम करने में काफी मददगार साबित होते थे। लेकिन जब उनके मालिक को यकबयक बेपहिया गाड़ी से खींच लिया गया, तो वो आराम से गाड़ी की सीट के नीचे बैठे थे, जहाँ तेज ठंडी हवा उन तक नहीं पहुँच रही थी। सेंटा के गायब होने की कुछ वक्त बाद जब सेंटा की खुशी से गाने की और सीटी की आवाज नहीं आई, तब सब खामोश लगने लगा और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब छोटे विस्क ने सीट के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला और उसने देखा कि सेंटा वहाँ नहीं थे और बिना पहियों की गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं था। तब उन छोटे मासूमों को सेंटा के अगवा होने के बारे में मालूम हुआ। तब वो चिल्लाया, ओह! और सदाबहार बारहसिंगा रुक गया। पीटर, न्यूटर और किल्टर सभी सीट पर कूद गए और बेपहिए गाड़ी के जरिए बनाए गए निशानों का पीछा करते हुए वापस आए। लेकिन सेंटा मीलों पीछे रह गए थे। हम क्या करेंगे? विस्क ने परेशान होकर कहा। इस बड़ी मुसीबत की वजह से उनके चेहरे से सारी खुशी और मजा काफूर हो गए हैं। हम एक बार फिर जाकर अपने मालिक को तलाशना चाहिए। नहीं, अगर हम वापस गए तो सुबह होने से पहले बच्चों को खिलौने देने के लिए हमें और ज्यादा देर हो जाएगी और सेंटा इससे गमज़दा हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि किसी बुरे इंसान ने उन्हें पकड़ लिया है और उसने सोच समझकर क्रिसमस को खराब करने की कोशिश की है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी खिलौनों को बांटना है और उसके बाद हम सेंटा को तलाश करेंगे। ये कि वाकई एक अच्छी और सोची समझी तरकीब थी। इसीलिए पीटर नुक्स ने बारहसिंगे और वफादार जानवरों को बुलाया। फिर वो वापस आगे बढ़े और उन्होंने पहाड़ियाँ, जंगल, घाटियाँ और मैदानों को पार किया। फिर क्रिसमस की सुबह जहाँ पर बच्चे सो रहे थे और अपनी तोहफों के ख्वाब देख रहे थे, वो वहाँ पहुँच गए। लेकिन उन छोटे मासूम दोस्तों ने अपना काम पूरा करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने अपने सफर में कई बार सेंटा की मदद की थी। उनके दोस्त हमेशा उन्हें सलाह देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब उन्हें ये काम अपने तौर पर करना था और वो बच्चों को जानते भी नहीं थे और सेंटा ने भी उन्हें नहीं बताया था। और ये कोई नई बात नहीं थी कि उन्होंने कुछ हंसने लायक गलतियाँ की थी। सारे खिलौने बांटकर जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो वो सारे हो घाटी में लौट आए। छोटे मासूम दोस्त सोचने लगे कि वो अपने मालिक को कैसे छुड़ा सकते हैं और उन्हें पहले ये मालूम करना था कि सेंटा के साथ आखिर हुआ क्या है और वो इस वक्त कहाँ है। अचानक बर्फ के ढेर पर उन्होंने देखा कि सेंटा उन्हें देख रहे हैं और वो उनके करीब आ रहे हैं। जल्दी ही वो सेंटा के पास इकट्ठा हुए और उनसे दरियाफ्त करने लगे कि क्या हुआ। मैरी क्रिसमस दोस्तों, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। उस शैतानी ग्रिंच ने सोचा कि मुझे अगवा करके वो क्रिसमस को खराब कर देगा। वो बेवकूफ नहीं जानता कि क्रिसमस कभी भी मेरे बारे में या फिर तोहफों के लिए नहीं है जो हमारे दिल एक दूसरे के लिए प्यार बांटते हैं। ये उसी ईसा के तोहफे के बारे में है। ग्रिंच सेंटा का पीछा कर रहा था ताकि कोई खुफिया मालूमात निकाल सके और फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो बेपहिए पर चढ़ा ताकि सेंटा, रिल्स, नुक्स, पिक्सल और परियों के साथ क्रिसमस मना सके। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. बर्फ की मलिका। ग्रेडा एक जवान लड़की थी जो अपनी दादी अम्मी के साथ रहती थी। उसका मंगेतर वहीं करीब वाले घर में रहता था और उसका नाम के था। ग्रेडा और के इन दोनों के घरों के दरमियान पैदल का रास्ता था। वहाँ ग्रेडा और के ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर सुर्ख गुलाब के पौधे लगाए हुए थे और वो हमेशा शादी करने के बारे में बातें किया करते थे। सर्दियों के दिनों में जब एक दिन वो गुलाब के पौधों के पास बैठे थे, तब दादी अम्मी की आवाज आई, देखो बर्फ की मलिका कतरे इकट्ठा कर रही है।
गैडा और के फौरन ही खिड़की की जानिब दौड़े। के ने बर्फ की मलिका को खिड़की से देखा और अपनी जबान बाहर निकालकर उसे चिढ़ाने लगा। ओहो, ऐसा मत करो के, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर वो गैडा के घर के करीब वाले अपने घर की खिड़की से चढ़कर अपने कमरे में वापस आ गया। उस शब जब वो सोने जा रहा था तब उसने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और तब उसने एक अजीब सा बर्फ का कतरा देखा। वो कतरा बर्फ की मलका बनने तक तेजी से बढ़ता ही गया। उसके हाथ में तुर्किश मिठाई की रकाबी थी कि खुद को रोक नहीं पाया और उसने रकाबी से मुट्ठी भर के मिठाई छीन ली। उसके लालचीपन ने जैसे ही इस लालच में उसने वो मिठाई अपने मुंह में डाली, उस खातून ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर अपनी बिन पहियों की गाड़ी में उसे खींच लिया और घोड़ों के झुंड ने फौरन ही उड़ान भर ली। के को बहुत डरना चाहिए था, लेकिन मिठाई ने उसके दिमाग की सुध-बुध और सोच को मांद कर दिया था। अगली सुबह जब गैडा के से मुलाकात को आई तो वो वहाँ पर नहीं था। गैडा ने हर जगह उसे तलाश किया। वो गांव के मैदान की जानिब भागी और जोर से चिल्लाई, क्या आपने के को देखा है? क्या मेरे के को देखा है? लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को पता नहीं था वो कहाँ गया। मेरा के बस जिंदा हो, ओहो मेहरबानी, मेरा के जिंदा हो। हमें लगता है वो नहीं मरा होगा। गैडा ने ऊपर देखा, वहां एक चिड़िया बैठी हुई थी। जब हम खाना ढूंढते हैं तब हम घर की छतों पर बैठते हैं और सब कुछ देखते हैं। अगर वो नदी में गिरा होगा तो हमें नहीं पता। मैं जाकर नदी की परी से पूछूंगी। गैडा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। अगर वो डूब गया होगा तो नदी की परी को मालूम होगा। और वो नदी के पास गई और जोर से चिल्लाई, नदी परी, क्या मेरा के यहाँ आया था? क्या वो तुम्हारे गहरे पानी में डूब गया है? और नदी परी पानी से ऊपर आई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और उसने कहा, ओह मेरी प्यारी बच्ची, नहीं, तुम्हारा के यहाँ नीचे नहीं आया, अब मत रोना। फिर वो कहाँ है? काश मुझे मालूम होता, लेकिन एक ज़ईफ चुड़ैल जो मेरे किनारे रहती है वो तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन तुम उससे अपनी हिफाजत करना। मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी। मेहरबानी करके मुझे वहाँ ले जा सकती हैं? क्यों नहीं, उस छोटी सी नाव में आओ, मेरी लहरें तुम्हें चुड़ैल की झोपड़ी तक ले जाएंगी। फिर नदी परी गायब हो गई और गैडा नाव में सवार हो गई। जैसे जैसे लहरें तेज हो रही थी वैसे वैसे छोटी नाव तेजी से तैर रही थी। फिर गैडा को एक झोपड़ी नजर आई और एक ज़ईफ खातून लड़खड़ाते हुए बाहर आई। वो झुकी हुई थी और हाथ में उसके छड़ी थी। ज़ईफ औरत नदी के किनारे आई और नाव को अपनी छड़ी से थामकर जमीन की जानिब खींच लाई। उसने बाहर आने में गैडा की मदद की। हालांकि गैडा इस अजीब सी ज़ईफ चुड़ैल से खौफजदा थी, लेकिन उसने भी के को तलाश करने की ठान ली थी। आओ और मुझे बताओ तुम कौन हो? गैडा ने उसे सब कुछ बताया। क्या आपने मेरी के को देखा है? नहीं, लेकिन शायद वो आ सकता है। वो झोपड़ी के अंदर चले गए। वहां मेज पर खूबसूरत चेरी का एक कटोरा था। गैडा, अब परेशान मत होना, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ लेगी। अब उन चेरियों को तुम खाओ। जब गैडा खा रही थी तब ज़ईफ औरत उसके लंबे गेसुओं को सोने की कंघी से संवारते हुए धीरे धीरे बोलने लगी, मैं तुम्हारे जैसी एक पोती के लिए तरस गई हूँ। गैडा के बारे में भूल गई क्योंकि उस ज़ईफ औरत ने तिलिस्माती कंघी से उस पर तिलिस्म कर दिया था। ज़ईफ चुड़ैल गैडा को अपने पास रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद गैडा आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ हमेशा के लिए ही रहूंगी। एक दिन बागीचे में गैडा ने सुर्ख गुलाबों को देखा। उन्होंने उसे कह की याद दिला दी। कह की याद ने ज़ईफ औरत के तिलिस्म को तोड़ दिया और गैडा बागीचे की गेट की जानिब भाग गई। वो ज्यादा दूर भी नहीं भाग सकी थी और पत्थर के पुल के दरमियान रुक गई। अचानक उसे ट्रोल्स ने घेर लिया।
ट्रोल्स गेड़ा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। वो ताजा और खूबसूरत है और उसे बादाम और शहद खिलाया है। वो कितनी लजीज लगेगी। वो मेरे साथ खेलेगी, मुझे उसके मफलर और उसके खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी ट्रोल लड़की जो गैडा की ही उम्र की थी, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने गैडा को कमर से थामा और कहा, वो तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। सभी ट्रोल्स हंसे। फिर वो उस छोटी ट्रोल लड़की की खातिर गैडा को छोड़ने के लिए रजामंद हुए। गैडा ने उसे अपनी कहानी बताई कि वो कैसे कितनी मोहब्बत करती थी और उसे वो कैसे ढूंढेगी। खाने पीने के बाद वो पत्थर के पुल के नीचे से जा रहे थे। तब उनके ऊपर 100 से ज्यादा कबूतर सोने का नाटक करके उन्हें देख रहे थे और सुन रहे थे। हमने के को देखा है। कहाँ पर? बर्फ की मलिका की गाड़ी में। वो कहाँ जा रहे थे? लैपलैंड, बर्फ की मलिका का महल है वहाँ। छोटी ट्रोल लड़की ने संजीदगी से देखा और सिर हिलाया। मैं तुम्हारा इश्क पाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। छोटी ट्रोल लड़की अपने पालतू जानवर बारासिंह के पास गई और आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम फौरन दौड़कर इस प्यारी सी लड़की को बर्फ की मलका के महल में ले जाओगे। फिर छोटी ट्रोल लड़की ने बारासिंगा की रस्सियां खोल दी। गैडा और बारासिंगा निकल गए। वो बर्फ की मलका के महल तक पहुंचने तक दौड़ता रहा और वहां उसने गैडा को नीचे छोड़ दिया। तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को हिफाजत से घर पहुंचाऊंगा। गैडा बर्फ की मलका के ऊंचे महल की जानिब चल पड़ी कि यकदम ही हजारों बर्फ के कतरों से घिर गई और उसकी वजह से वो भड़क गए। वो बर्फ की मलका के हिफाजती थे। गैडा ने दुआ की। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि वो अपनी सांसें देख सकती थी जो उसके मुंह से भाप की तरह से निकल रही थी। ये भाप बड़ी होकर फरिश्तों में बन रही थी और वो भाप से दुआएं कर रही थी। गैडा की दुआ मुकम्मल हुई तो एक बड़ी टुकड़ी उसके चारों जानिब खड़ी हुई थी। उन्होंने बर्फ के कतरों पर हमला किया और फिर जंग शुरू हुई। गैडा तेजी से बर्फ की मलका के महल की जानिब बढ़ी और फिर उसे क्या मिला? वो बर्फीली दीवार के अंदर था। के मेरे प्यारे के, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। के ठंड से लगभग जम गया था और सिर से पैर तक वो नीला हुआ था। उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वो तुर्किश मिठाई का असीर हो गया था। इसी दौरान बर्फ की मलका ने उस पर मिठाई और बुरी चीजों का उस पर इस्तेमाल किया था। गैडा ने उसे गले लगाया और वो रोने लगी। उसके गर्म आंसू उसके सीने पर गिरे और उसके दिल में दाखिल होने लगे। उन्होंने बर्फ को पिघला दिया और के का दिल बन गया। उसके जिस्म में गर्मजोशी फिर से लौट आई और उसने गैडा को पहचान लिया और वो खुशी से रोने लगा। गैडा, इतने वक्त तुम कहाँ थी? के मेरी जान, मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो आपस में लिपट गए। हंसी और खुशी के मारे वो रो रहे थे। वफादार बारासिंगा उनकी राह देख रहा था और उन्हें आते देखकर वो नीचे की जानिब झुका और उन्हें अपनी पीठ पर दराज होने दिया। वो अपने घर के लिए उड़कर गए। उनकी आंखों से खुशियां और शादमानी झलक रही थी और उसके फौरन बाद उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी वो अपनी जिंदगी गुजारने लगे। समाप्त। माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम शदीद ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में मौजूद थे और नीचे देहात में तारीकी छा गई थी इस नए साल की शाम पर। अरे मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम इस वक्त माचिस बेचने के लिए जा रही हो। इस ठिठुरने वाले अंधेरे में मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है। तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देख ही सकती हो, चल नहीं पा रही हूँ। जी दादी अम्मी,
मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माचिसे बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हों उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची। आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माचिसे बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अक्लमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है, इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिसे बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए, क्या आप कुछ माचिसे खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में घुलने मिलने कैसे दे देते हैं। ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए, लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं है और अगर होते भी तो मैं माचिसे तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई। बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिसे खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मेम साहब, क्या आप कुछ माचिसे खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी। जब आप एक माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मेम साहब, कम से कम एक तो ले लीजिए। इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए और तुम भी अब अपने घर चली जाओ। बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मेम साहब, मेरे वालिदैन नहीं हैं और मेरी दादी बीमार हैं। उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। शायद कोई और हो जो तुमसे माचिसे खरीद ले। हाँ, शायद ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गईं और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी, मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पाँव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके। उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिल्ली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से
اس نے صرف ایک تیلی جلائی۔ اسے حیرانگی تھی کیونکہ وہ تیلی لوہے کی سکڑی میں بدل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس چھوٹی لڑکی کو گرماہٹ محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی ٹھنڈی برف جیسی انگلیاں سکڑی کے سامنے رکھ دی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن کچھ ہی لمحوں میں ایک برف کی بوند اس کی تیلی پر گر گئی اور وہ بجھ گئی۔ وہ اٹھی اور ایک بار پھر ماچس بیچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی ایک بھی ماچس نہیں بیچ پائی۔ کہ یکدم ہی اس نے ایک آواز سنی، کیسی ہو چھوٹی بچی؟ بیچنے کے لیے کیا ہے؟ میں ماچس سے بیچتی ہوں، کیا آپ خریدنا چاہیں گی؟ جیسے ہی وہ اس آواز کی جانب مڑی، اس نے دیکھا ایک بے گھر ضعیف عورت اپنے ایک کتے کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی اور وہ دونوں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ تم نے مجھے نہیں دیکھا، میں بھی غریب ہوں۔ اوہ معاف کیجیے امی، مجھے یہ تمام ماچسیں بیچنی ہے تاکہ میں میری دادی امی کے لیے کھانا خرید سکوں۔ معصوم بچی، خیر کیا تم میرے اس کتے کی رکھوالی کرو گی؟ بس ذرا دیر کے لیے ہی مجھے جانا ہوگا، مجھے کچھ کھانا بھی تلاش کرنا ہوگا، شاید میں تمہارے لیے بھی کھانے کے لیے لا سکوں۔ اچھا، آخرکار میں میری دادی امی کے لیے کچھ کھانا لے جا پاؤں گی، لیکن میڈم ذرا جلدی آئیے گا، مجھے میری دادی امی کے لیے دوائیاں بھی لینی ہیں۔ ماچس والی چھوٹی لڑکی کتے کی دیکھ ریکھ کے لیے تیار ہو گئی اور وہ ضعیف عورت جلد از جلد لوٹنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ کتا خاموشی کے ساتھ اس کونے میں بیٹھا تھا اور اس نے اس کا پٹا پکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ معصوم بیچاری لڑکی پھر سے کانپنے لگی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا اور اس نے ماچس باہر نکالی اور دیوار کے سامنے ایک تیلی جلائی۔ اسے حیرانگی ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے لذیذ کھانوں سے آراستہ ایک ٹیبل آیا ہے جس پر ٹرکی، میمنا، بطخ، مچھلی، سیب اور کیک تمام ہی آراستہ تھے۔ اوہ، میں یہ سب کھانا چاہتی ہوں، مجھے اس جگہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی کیک کے ٹکڑے تک پہنچی، تیلی کی آگ بجھ گئی اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ وہ بہت ہی اداس ہو گئی اور اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور دعا کی، یا خدا مجھے اس تکلیف سے نکالیے، میں بے حد بھوکی ہوں اور تکلیف میں بھی میری مدد کیجیے۔ اور تبھی اس نے ایک ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا اور اسے اس کی دادی کی بتائی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ دادی امی نے کہا تھا کسی کے انتقال کے وقت ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے۔ میری دادی امی بہت بیمار ہے، کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں میری دادی امی کا انتقال ہو گیا؟ اوہ، دنیا میں مجھے ان سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا۔ اس نے ایک تیلی اور نکالی اور اسے روشن کیا۔ اپنی دادی امی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ ارے دادی امی، یہ آپ ہیں؟ ہاں میری بچی، میں تمہارے لیے ہی یہاں پر آئی ہوں۔ اپنی دادی امی کو دیکھ کر ماچس والی چھوٹی لڑکی خوش ہو گئی، حالانکہ وہ تھوڑی حیران تھی کیونکہ اسے اس کی دادی ہوا میں لہراتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ ڈرو مت میری بچی، میں پوری طرح سے صحت مند ہوں اور حفاظت میں ہوں، تم میرے متعلق کوئی فکر مت کرو۔ ماچس والی چھوٹی لڑکی کتنی محنت سے اس نے ماچس سے بیچنے کی کوشش کی، یہ بتانے کے لیے اس نے اپنا منہ کھولا۔ تب تک پھر سے ایک بار تیلی کی آگ بجھ گئی اور اس کی دادی امی غائب ہو گئی۔ ایک بار اس لڑکی نے اپنے پاس کی تمام تیلیاں ایک ساتھ جلا دی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دادی امی غائب ہوں۔ اب روشنی بے حد تیز تھی، بالکل سورج کی روشنی کی طرح۔ اس کی دادی امی پھر سے سامنے آ گئی اور انہوں نے چھوٹی ماچس والی لڑکی کو بے حد محبت سے دیکھا اور مسکرائی۔ دادی امی، میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی،
मुझे यहाँ पर कतई नहीं ठहरना है। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। हाँ मेरी प्यारी चंदा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जरा अपना हाथ दो। दादी अम्मी ने माचिस वाली लड़की का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया और वो दोनों आसमान की जानिब उड़ने लगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी शहजादी? दादी अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानती हैं, मुझे भूख का भी एहसास नहीं हो रहा है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। एक पंख की मानिंद हल्का हल्का महसूस हो रहा है। दादी अम्मी फिर से मुस्कुराई और वो दोनों जन्नत की जानिब उड़ते चले गए। उस वक्त एक छोटा सा टूटता हुआ तारा नजर आया। दूसरे दिन जब सूरज आसमान पर पहुंचा तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ की सभी तीलियां जल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक प्यारी मुस्कुराहट थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको रंज हुआ क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में जो रोशनी लाती वो उसे खो चुके थे। कहानी समाप्त। छोटा टिन सैनिक। एक दफा एक खिलौने बनाने वाले ने एक टिन के टुकड़े के 25 सैनिकों को बनाया। वो तमाम बंदूक लिए हुए थे और सभी सीधे आगे देख रहे थे। सभी ने लाल नीले रंग की शानदार वर्दी पहनी थी। आखिर में जब वो एक सैनिक को बनाने लगे तो उनके हमरा ज्यादा टिन नहीं था। खिलौने बनाने वाले के पास सिर्फ इतना ही था कि वो आखिरी सैनिक को एक पैर दे सके, लेकिन उस सैनिक को कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपने सबसे जुदा होने पर फख्र था और उसे अपने एक पैर पर भी बहुत फख्र था। वो अपनी चमकदार लाल और नीले रंग की वर्दी पर अपनी बंदूक को लेकर सीधा तनकर खड़ा था। खिलौने बनाने वाले ने 25 सैनिकों को एक बक्से में भर कर रख दिया और फिर उसने उस बॉक्स को तोहफे वाले कागज से बांध दिया। वो सब सैनिक जोजो नाम के एक छोटे बच्चे की सालगिरह का तोहफा थे। जब छोटे बच्चे ने बॉक्स को देखा वो बेहद खुशी से चिल्लाने लगा, टिन के सैनिक, बहुत शुक्रिया अम्मी। जोजो ने सैनिकों को फर्श पर फैला दिया और कप्तान के काम के लिए आखिर के टिन सैनिक को चुना क्योंकि वो अलग था और उसने उसे खास बना दिया। जोजो ने उसे अलमारी के ऊपर हिप्पो खिलौने के बगल में रखा, जहाँ सैनिक एक कत्थई रंग का टेडी बियर, एक स्लीकी डॉग, आसमान के मुसाफिर जैक नाम का एक बॉक्स, तालाब में तैरता हुआ हंस देख सकता था और एक शानदार महल के दरवाजे पर सबसे खूबसूरत लड़की को सैनिक ने अब तक देख भी लिया था और उसे उससे मोहब्बत हो गई क्योंकि उसकी तरह उस लड़की के पास भी एक ही पैर था। मैंने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा। ल्यूसी जी, वो हमेशा एक पैर पर नजर आती है। वो एक उम्दा बैले डांस करने वाली है। ओह, मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा बदतमीजी के साथ सलूक नहीं करना था। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ। आप यकीनन एक अच्छे सिपाही हैं, नरम दिल और इज्जतदार। जनाब, बहुत शुक्रिया। एक और बात, जबकि आप यहाँ हो, आपको मालूम होना चाहिए खिलौने के संदूक में जैक है। वो मतलब परस्त है। आपके मशवरे के लिए शुक्रिया जनाब हिप्पो। ये सब उसने मोहतरम हिप्पो से कहा और फिर उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी बेगम बनाऊंगा। लेकिन सैनिक को इस बात का एहसास नहीं था कि वो खूबसूरत लड़की एक बैले डांस करने वाली थी और इस तरह से डांस के लिए अपने दूसरे पैर को हवा में ऊंचा रखते हैं और इसीलिए वो अपनी जगह से उसका सिर्फ एक पैर देख पा रहा था। हर शाम आधी रात को जब घड़ी में 12 बजते सभी खिलौने जिंदा हो जाते और वो खेलते। छोटे सैनिक ने ठान लिया था कि उस वक्त वो महल में जाएगा और शादी के लिए उस खूबसूरत लड़की का हाथ मांगेगा। लेकिन एक बात जिससे वो बिल्कुल बेखबर था वो ये थी कि बक्से का जैक भी बैले डांस करने वाली लड़की को अपनी बीवी के तौर पर देखना चाहता था। आधी रात के वक्त वो महल की जानिब कूदा। सबसे पहले वो अलमारी से कूदा और कई परेशानियों के बाद
وہ آخرکار محل کے قریب پہنچنے کے لیے میز پر دراز ہوا. تبھی یکدم بکسے کا ڈھکن کھلا اور جیک ایک بے حد خطرناک اور غصہ چہرے کے ساتھ باہر کودا. چھوٹے ٹن سینک کو وہ غصے سے گھورنے لگا. میں جیک ہوں، وہ کبھی تمہارے قابو میں نہیں ہوگی سپاہی لڑکے، اور ظاہر ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی پیر نصیب ہے. یہ ان دونوں کے بیچ خاموشی کے لمحے تھے. تم ایک صندوق میں رہتے ہو اور وہ عالیشان محل میں، رہنے دو ارادہ. چھوٹے ٹن سینک نے محل کی جانب دیکھا. خوبصورت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی. وہ مسکرائی. وہ محل کی جانب کودنے لگا. ٹن کے سپاہی، جیک غصے میں چلانے لگا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں. اس شے کی تمنا مت کرو جو تمہاری نہیں ہے. ٹن سینک نے جیک کی بری آواز کو انسنا کر دیا. بہت بہتر، کل کا انتظار کرو، ایک بد ہوا تمہیں اڑا لے جائے گی. ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ غائب ہو کر وہ واپس بکسے کے اندر چلا گیا. میں جیک کی کوئی دھمکی نہیں سنوں گا. چھوٹے ٹن سینک نے محل اور خوبصورت لڑکی کی جانب دیکھا. وہ لوسی کو دیکھتے ہوئے تالاب کے کنارے پر لیٹ گیا. آخرکار اسے نیند آ گئی. وہاں سے سینک پورے کمرے کو نہار رہا تھا اور پیاری لوسی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی. وہ واپس مسکرایا لیکن وہ جیک کا بکسا نہیں دیکھ سکتا تھا. تبھی یکدم زوردار ہوا پردے سے ٹکرائی اور پردہ ہلا، جس کی وجہ سے ٹن کا سینک کھلی کھڑکی سے باہر کی جانب پھینک گیا اور وہ وہیں گر گیا. جیک کے لفظ اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے. ایک بد ہوا تمہیں اڑا لے جائے گی. اور اس نے تیز ہوا میں جیک کے ہنسنے کی آوازیں سنی. چھوٹا ٹن سینک فٹ پاتھ پر پہنچ چکا تھا. بارش کی بوندوں میں وہ بھیگنے لگا. اس سے پہلے اس کے قریب ہی نالی میں پانی گر رہا تھا. اس نے خود سے کہا، میرے ہمراہ اور کیا بدسلوک ہونے والا ہے. جیسے کہ جواب میں دو لڑکے سڑک پر بھاگتے ہوئے آئے. انہوں نے سوچا کہ اس چھوٹے ٹن سینک کو ایک کھوج کے لیے سمندر میں بھیجنا مزیدار ہوگا. انہوں نے جلدی سے پرانے اخبار کی ایک چھوٹی سی کشتی بنائی اور اسے اس کے اندر رکھ دیا. انہوں نے اس کشتی کو نالی کے پانی پر بہا دیا اور چھوٹے ٹن سینک نے بندوق کو کندھے پر رکھ لیا اور سوچنے لگا، کیا میں آئندہ کبھی اپنی ہنسی بیلی ڈانسر کو دیکھ سکوں گا؟ بڑی دراز لہروں نے کشتی کو اوپر نیچے ہلا دیا کہ اچانک کشتی نیچے جانے لگی اور گرنے لگی. چھوٹا ٹن سینک ڈر سے کانپنے لگا. اس نے کس کے اپنی بندوق پکڑ لی. یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں؟ مجھے پورا اندازہ ہے کہ وجہ جیک ہی ہے. نالے کے اندر بہت اندھیرا تھا. اس نے دیکھا کہ ذرا دور پر ہی ایک کار کی ہیڈ لائٹ کی طرح کچھ نظر آ رہا تھا. جیسے ہی کشتی قریب آئی اس سینک کو محسوس ہوا کہ دو بتیاں اصل میں آنکھیں تھیں. بڑے بدصورت پانی والے چوہوں کی آنکھیں، اور یہ یہاں ٹہل رہے تھے. وہ زور سے چلایا. حکم نام. ٹن سینک چپ ہو گیا. اس کا حکم نامہ چھیننے کے لیے پانی والے چوہے آگے آئے، لیکن چھوٹا ٹن کا سینک بہت تیز تھا. اس نے کشتی کو تنکے سے ہلایا اور کشتی تیزی سے آگے بڑھی. چوہوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ چیخا، اسے روکو، اس نے مجھے اپنا ٹرن نہیں فراہم کیا، اسے حکم نامہ نہیں حاصل ہوا. لیکن گرجنے والا پانی اوپر اٹھا. چھوٹا ٹن سینک دن کے اجالے کو دیکھ سکتا تھا. آزادی، آزادی. میں فوراً ہی اس کی دلکش ہنسی دیکھنے کے لیے گھر جا سکتا ہوں. جیسے ہی چھوٹی کشتی دن کے اجالے کی جانب بڑھی، سینک نے شور سنا. یہ ایک جھرنا تھا. چھوٹی کشتی ہوا میں اڑ گئی. نیچے ایک نہر تھی. ارے دوبارہ نہیں. حالانکہ وہ ڈر گیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں تھیں کہ بند نہیں ہوتی تھی. کشتی گھوم گھوم کر پانی کے اوپر گری اور آخر کار ڈوب گئی. سینک طوفانی پانی میں گر گیا اور اب ہر طرف اندھیرا ہو گیا. اسے ایک مچھلی نے نگل لیا اور پھر کئی گھنٹوں سینک مچھلی کے پیٹ میں رہا. اتنے میں اس نے روشنی محسوس کی اور اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی. یا خدا،
ये तो एक पैर वाला छोटा सैनिक है। जिस मछली ने उसे निगल लिया था वो पकड़ी गई, उसे बाजार में ले जाया गया और जोजो की वालदा को बेच दिया गया। जब उस मछली को चीरा गया तो उसके अंदर छोटा टिन सैनिक मिला। उसने ध्यान से सैनिक को सुखाया और फिर महल में खूबसूरत लड़की के बगल में रख दिया। सैनिक ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुराया और उसका दिल पिघल गया। वो उससे शादी के बारे में पूछने के लिए झुका। तब उसने उसके दूसरे पैर को देखा और फिर वो खामोश हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो कभी भी हाँ नहीं कहेगी। लेकिन अचानक से ही उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। आप कप्तान टिम है ना? है ना? हाँ हाँ जी मोहतरमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी फरमाए मोहतरमा। मैंने आपको उस अलमारी पर देखा था, तब से आपसे मोहब्बत करती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? छोटा टिन सैनिक चौंक गया और उसने जल्दी से हाँ कह दी। लेकिन फिर आधी रात को 12 बजे जैक अपने बक्से से बाहर आया और वो बहुत डरावना नजर आ रहा था। उसने जल्दी से अपने बक्से से एक तलवार निकाली और कहा, तुम्हें बताया था ऐसी ख्वाहिश मत करना जिस पर तुम्हें हक ना हो। लूसी मेरी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा टिन सैनिक ऊपर उठा और उसने अपनी बंदूक को आगे किया जिसमें एक गोली थी। वो महल के सामने लड़ने लगे कि अचानक ही छोटे टिन सैनिक ने अपनी संगीन को जैक के बक्से में डाल दिया और उसे जलते चूल्हे की जानिब फेंक दिया। वो जोर से चीखता हुआ जलते चूल्हे में गिर गया और जलकर उसका इंतकाल हो गया। छोटे टिन सैनिक ने और लूसी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर वो महल की जानिब रहने के लिए चल दिए। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त। खुश शहजादा। शहर से बहुत आगे एक ऊंची मीनार पर खुश शहजादे का एक पुतला रखा था। वो सर से पांव तक बारीक सोने की परतों से आरास्ता था। उसकी आंखों की जगह 2 चमकदार नीलम थे और उसकी तलवार के हत्थे पर बड़ा सा लाल चमकदार मानिक था। एक रात एक छोटी चिड़िया शहर के ऊपर परवाज कर रही थी। वो थकी हुई थी और उसे वो शब खुश शहजादे के कदमों में बितानी थी। वो सोने ही वाली थी कि उस पर पानी की एक बूंद गिरी। उसे हैरानी हुई क्योंकि आसमान में अभी तक कोई बादल नहीं था। उसके बाद एक दूसरी पानी की बूंद उस पर आकर गिरी। वो चिड़िया सोने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। इतने में एक तीसरी बूंद फिर उस पर आकर गिर गई। चिड़िया ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो उसे समझ आया कि पानी खुश शहजादे की आंखों से बह रहा है। उस चिड़िया को उस पर बहुत तरस आया और उसने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रहे हैं? मैं भी एक इंसान था और एक शानदार महल में रहता था। मैं बहुत रहमदिल था। मेरा दिल बहुत सच्चा था। मेरी सल्तनत में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और इसीलिए मेरे दरबारी मुझे खुश शहजादा कहते थे। मेरी मौत के बाद मुझे एक ऊंचे खंबे पर बिठाया गया है। मेरा दिल शीशे से बना हुआ है। फिर भी जब भी मैं मेरी रियासत की परेशानी और बदहाली देखता हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है। आप बहुत रहमदिल हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में एक दर्जी का छोटा बच्चा बीमार है। वो रो रहा है क्योंकि उसकी माँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और वो उस छोटे बच्चे को करीब से बहने वाली नदी का पानी दे रही है। लेकिन उस बच्चे का पेट खाने के लिए तरस रहा है। अब आप यहाँ से उनकी मदद कैसे करेंगे? मेरी तलवार के मुंड से मानिक ले लो और उस गरीब औरत को देकर आओ। उस छोटी चिड़िया ने शहजादे का हुक्म माना और उसके बाद उसने दर्जी की झोपड़ी की तरफ परवाज की। वो उसके घर पहुंची और टेबल पर मानिक रख दिया। उस गरीब बच्चे को बीमारी से थोड़ी राहत मिले, इसलिए वो उसके करीब करीब थोड़ी फड़फड़ाई भी। जैसे ही चिड़िया वापस उड़ी, वो गरीब माँ चमकदार मानिक लेने के लिए उठ बैठी। माँ और बच्चा दोनों बहुत खुश थे। जब चिड़िया वापस लौट आई, तब शहजादे ने कहा, मुझे एक मुसन्निफ दिखाई दिया है
उसे बहुत ठंड लग रही है और वह बहुत भूखा है, फिर भी वो कहानी लिख रहा है, क्योंकि अगर उसने वो कहानी अधूरी छोड़ी तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्यारी चिड़िया, बराए मेहरबानी तुम मेरी आंखों में से एक नीलम निकाल कर उसकी मदद कर सकोगी क्या? नहीं शहजादे, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरा हुक्म है प्यारी चिड़िया। उस चिड़िया को शहजादे की आंखों से नीलम निकालने की कतई ख्वाहिश नहीं थी, फिर भी उसने गैर इरादतन उस रहमदिल शहजादे का हुक्म माना। इसीलिए वो चिड़िया एक बार फिर, चाहे एक लम्हे के लिए ही, एक और परेशान हाल की जिंदगी में उसकी कुछ मदद के लिए परवाज कर गई और उसने वो नीलम उस मुसन्निफ की टेबल पर रख दिया। चिड़िया ने देखा इतनी ठंड और बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से वो मुसन्निफ बेहोश हो गया है। ताहम चिड़िया ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसने मुसन्निफ के करीब ही रखे आग की जगह पर डाल दी और आग रोशन की। जैसे ही चिड़िया वहाँ से दूर गई, मुसन्निफ को जलती हुई आग से गर्मी हासिल हुई और वो धीरे धीरे उठ गया। उसने देखा कि टेबल पर चमकदार नीलम है, जिसे हासिल करके वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने रब से इस नेमत का शुक्रिया अदा किया। फिर से छोटी चिड़िया परवाज कर गई और फिर शहजादे ने उससे कहा, मुझे एक छोटी लड़की दिख रही है, उसके पास की सभी चीजें नाले में गिर गई हैं। वो बहुत घबराई हुई है और कांप रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खाली हाथ घर लौट गई तो उसके वालिद उसे बहुत पीटेंगे। शहजादे, उसे देने के लिए आपके पास कुछ भी बाकी नहीं है। प्यारी चिड़िया, मेरे पास एक और आंख बची हुई है, बराए मेहरबानी उस बेचारी लड़की को दे दो। नहीं शहजादे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब अगर मैंने आपका दूसरा नीलम भी हासिल किया तो आप अंधे हो जाएंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ प्यारी चिड़िया, किसी की मदद करने की ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और अपने सफर पर निकल सकती हो। शहजादे के हुक्म की वजह से उस चिड़िया ने बिना ख्वाहिश के ही खुश शहजादे की आंखों का दूसरा नीलम भी निकाल लिया और अब शहजादा पूरी तरह से अंधा हो चुका था। कुर्बानी की ऐसी शानदार पहचान रखने वाले उस पुतले के लिए चिड़िया का यह आखिरी काम था और बहुत तसल्ली से चिड़िया ने उस नीलम को निकालकर उस लड़की के हाथ में रख दिया और फिर से शहजादे के पास लौट आई और उसने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी शहजादे, मैं यहाँ मेरी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। इसी वक्त से मैं आपकी आंखें बनूंगी। अब वो चिड़िया बहुत सारे परेशान रहने वाले लोगों का अजीब से दिखने वाले मुजस्समे को हर रोज खबर देने लगी। उस खुश शहजादे के हुक्म से चिड़िया ने उस मुजस्समे से सोने की परतें निकालना शुरू करी और गरीब लोगों की मदद के लिए उन तमाम परतों को उन लोगों में बांट दिया ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। अब मुजस्समा बदसूरत और काला बन चुका था। अब उसके ऊपर कोई सोना नहीं बचा था। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया और उस चिड़िया को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लगने लगी थी। इतनी ठंड थी कि वो चिड़िया मरने वाली थी। उसने खुश शहजादे की जानिब छलांग लगाई और उसकी पेशानी को चूम लिया। मैं आपसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ मेरे शहजादे। अच्छा, आखिर तुमने अपने अगले सफर का फैसला कर ही लिया। मेरी छोटी दोस्त, मुझे तुम पर फख्र है। संभल कर जाओ मेरी छोटी दोस्त, संभल कर जाओ। नहीं शहजादे, मैं अब अपनी मौत का आखिरी सफर करने वाली हूँ। मेरी मौत तो बरहक है, इसीलिए एक दिन मैंने आपके साथ रहने का फैसला किया है। मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। जिस मुजस्समे से चिड़िया को मोहब्बत थी और लगाव था, उसी मुजस्समे के कदमों की तरफ चिड़िया फड़फड़ाते हुए गई। वो शहजादा भी बहुत वक्त तक रोता रहा। अब उसके जिस्म में जो शीशे का दिल था वो काला सा हो गया था और वो फूटकर 2 टुकड़े हो गया। वहाँ के मेयर ने वो पुतला नीचे खींचने का हुक्म दिया क्योंकि वो खूबसूरत नहीं रहा था और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। लेकिन टूटा हुआ दिल भट्टी में पिघला ही नहीं, इसीलिए उसे दूर फेंक दिया गया और वो एक कचरे के ढेर पर आकर गिर गया जहाँ मासूम चिड़िया भी मरी हुई पड़ी थी। ये सब देखकर रब ने उसके जरिए बनाए फरिश्तों को उनका इम्तिहान लेने के लिए वहाँ भेजना चाहा और इसीलिए उन्होंने कहा, जमीन पर मौजूद मेरे जरिए बनाई गई 2 बेशकीमती चीजें मुझे ला कर दो। जी अल्लाह। अब वो जन्नत के फरिश्ते
उस कचरे के ढेर के करीब आए जहाँ मासूम चिड़िया मरी पड़ी थी और खुश शहजादे का दिल भी था। उन फरिश्तों ने उन्हें ऊपर उठा लिया और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरा बाकी था। ओ आसमानी रोशनी के मालिक, आपकी जमीन पर हमें ये 2 बेशकीमती चीजें मिल गई हैं। खुश राजकुमार का सीसे का दिल और मरी हुई चिड़िया, इन 2 अनमोल चीजों को चुनने के लिए रब ने फरिश्तों की बहुत तारीफ की। अब यह चिड़िया यहाँ मेरे बगीचे में रहेगी और राजकुमार भी यहीं रहेगा। वो मेरी इस खूबसूरत जन्नत का मजा लेंगे। अब जब कभी चिड़िया और खुश शहजादा दुनिया में तकलीफ देखेंगे, तब उनके आंसू आसमान से नीचे गिरेंगे और उन्हीं की बदौलत बादलों से नर्म बारिश होगी। कहानी खत्म हुई। छोटी जलपरी। बरसों पहले दरिया के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस। वहाँ का बादशाह ओरेन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत हसीन थी। वो जलपरी सिर्फ हसीन ही नहीं थी, बल्कि वो बेहद प्यारा गाती भी थी। जलपरी को किनारे पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 बरस की न हो जाए। हर बरस मासूम जलपरी अपने वालिद से ऊपर किनारे पर जाने की इजाजत मांगने के लिए दरखास्त करती। सब्र करो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस रोज छोटी जलपरी की 20वीं सालगिरह थी। उस रोज के आखिर में उसके वालिद ने उसकी जानिब रुख करके कहा, वक्त आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, दरिया के किनारे पर जाओ और वापस लौट कर आना। हमें बताना कि तुमने क्या क्या देखा, लेकिन जरा एहतियात से और इंसानों से तुम कुछ फासला रखना। छोटी जलपरी ने अपने वालिद को बोसा दिया, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर किनारे पर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का वक्त था। किनारे पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लालटेन रोशन थी। आखिरकार वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने नामालूम दिल फरेब मौसीकी सुनी। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है, ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज के एक झरोके से देखने के बाद उसने देखा कि अंदर जहाज के निचले कमरे में एक जश्न मनाया जा रहा था, सालगिरह का। ये जश्न एक नौजवान शहजादे के लिए था। वो बेहद खूबसूरत था। जलपरी ने पहली मर्तबा इतने हसीन नौजवान का दीदार किया था। जलपरी फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जरा देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस लौटना होगा। वो नीचे जाने वाली थी। इतने में ही एक अजीब सी आवाज आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान। समंदर ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार की। शहजादी का जहाज हिलने डुलने लगा। खौफ से सब चीखने और चिल्लाने लगे। मल्लाह उस जहाज को बुलंद मौजों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एकदम से वो जहाज समंदर से बाहर आया और एक चट्टान से टकरा गया, शिकस्ता हो गया। कई अफराद शहजादे के हमरा समंदर में गिर गए। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, मैं मेरी मोहब्बत को गर्क होने नहीं दे सकती। ताहम वो शहजादे को जमीन पर वापस ले आई, जहाँ उसने पूरी रात उसकी खिदमत की। समंदर किनारे आते आते शहजादा बेहोश हो गया तो जलपरी ने उसे एक छोटे चर्च के सामने रेत पर लेटा दिया और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। फिर वो करीब के ही किसी चट्टान पर तैर कर चली गई और देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आता है या नहीं। शहजादे ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चर्च की तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उस लड़की ने शहजादे को देखा तो वो फौरन चर्च की तरफ भागी ताकि मदद हासिल कर सके। लोग दौड़ते हुए आए। शहजादे को उठाकर खैरियत से ले जाया गया। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर लौट गई। कुछ रोज वो खुद में रंजीदा और खोई खोई रही, लेकिन छोटी जलपरी शहजादे को नहीं भूल पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफाना तरीका सोचा तैर कर जाने का और उस अजनबी के साथ रहने का जिसे उसने अपना दिल दिया था। दूसरे रोज छोटी जलपरी ने उनके वजीर केकड़ा सेबेस्टियन को बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ और उसने कहा, शहजादी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ?
मुझे उर्सुला के पास ले चलो, समंदर की जादूगरनी। सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है? वो बुरी जादूगरनी है। आखिर क्यों? फिर उसने सेबेस्टियन को मुकम्मल दास्तान सुनाई, उस तूफान की और शहजादे के साथ रहने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह उसे उर्सुला के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी और उसका घर डूबे हुए मल्लाहों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसकी हिफाजत समंदर के जहरीले सांप करते थे। छोटी जलपरी और सेबेस्टियन जैसे ही उर्सुला की गुफा में दाखिल हुए, वो समंदर की जादूगरनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी और उसमें देख के शैतानी हंसी हंस रही थी। उर्सुला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दुम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ। इसमें बहुत दर्द होगा, बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सुला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम 2 पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सुला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है। मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुद्री झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया। और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमज़दा हुई क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके।
उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालिदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालिदैन पानी के ऊपर आए थे और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इस शहजादे को मार दो और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालिदैन चले गए तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमज़दा था और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। टॉम थॉम की कहानी। एक दफा एक बहुत ज़ईफ भिखारी घनी जंगल में भटक रहा था। एक रोज जब उसके पैरों में बहुत शदीद दर्द होने लगा तो उसने गोगो नाम के एक आंख वाले आर्क के दरवाजे पर दस्तक दी और खाने के लिए इल्तिजा की। आर्क गोगो और उसकी बेगम गीगी ने उस अजनबी का अपनी गुफा में इस्तकबाल किया। जब उसकी बेगम ने एक छोटी सी रकाबी में कुछ रोटियां रखी तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मेहमान कोई और नहीं बल्कि मर्लिन था, जो कि एक बहुत कामयाब और सबसे जबरदस्त जादूगर था। ओ आलीशान जादूगर मर्लिन, मेहरबानी करके छोटी सी कोशिश कबूल करें। आप दोनों बेहद नरम दिल और सच्चे हैं। मैं खुश हूँ, लिहाजा मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कुछ पेश करना चाहता हूँ। उसने 2 बार अपनी उंगलियों से चुटकियां बजाईं और उसके सर के ऊपर बुलबुले नजर आने लगे जिनमें तस्वीरें थीं। अला सकूदश, बहुत सारा चमकता सोना, चमचमाती रोशन हीरे की खाने। मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है? अगर मेरे एक बेटा होता तो मैं दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान होती, फिर चाहे वो मेरे शौहर के अंगूठे से भी बड़ा नहीं होता तो भी मुझे बेहद इत्मीनान होता। गीगी ने अपने अंगूठे को बहुत ही उम्मीद के साथ देखा। एक आर्क का बेटा, वो भी किसी अंगूठे से बड़ा ना हो, ऐसी फिक्र से ही मर्लिन बहुत हैरत ज़दा हुआ और इसीलिए उसने उस बेचारी मासूम औरत की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। और फिर वहाँ फौरन ही गीगी का अंगूठा थामकर एक आर्क का छोटा सा लड़का आया। नए आर्क वालिदैन को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मर्लिन को बहुत बहुत शुक्राने अदा किए। और इसके फौरन बाद जादूगर अपने प्यारे मेजबानों के घर से रवाना हो गया। टॉम कभी भी अपने वालिद के अंगूठे से बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए हर कोई उसे अंगूठा टॉम कहता था। गोगो और गीगी ने अपने छोटे बेटे को खोने के डर से अपनी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होने दिया। उसके रहने के लिए एक छोटा सा खिलौनों का सा घर तैयार किया और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ज्यादा शातिर चालाक लड़का बना। एक दिन गोगो जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, काश हमारे करीब कोई तांगा चलाने वाला होता। अब्बा जान, मैं तांगा चला सकता हूँ, बिल्कुल तन्हा। गोगो हंसा और उसने जवाब दिया, बेहतर है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब वक्त आया
टॉम ने अपनी माँ से घोड़े को गाड़ी से जोड़ने के लिए कहा और फिर वो घोड़े के कान में जाकर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। तो घोड़ा घने जंगलों से सही राहों पर चलने लगा और जब वो एक मोड़ पर मुड़े तो टॉम ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी ये बात दो लोगों ने सुनी। उनमें से एक ने घोड़े की तरफ देखा और आवाज सुनी, लेकिन उन्हें सवार नहीं दिखा। कितने हैरानी वाली बात है, एक गाड़ी आगे चली जा रही है और घुड़सवार घोड़े से बात कर रहा है, मगर घुड़सवार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत फिक्रमंदी से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें हैरानी हुई कि ये कैसा अजीब और गरीब जादू है। गाड़ी सीधे जंगल में चली गई, ठीक उसी जगह पर जहाँ गोगो काम कर रहा था। तब टॉम ने अपने वालिद को देखकर कहा, क्या आपने गौर किया अब्बा जान, मैं गाड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ। गोगो ने अपने बेटे को थामा और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। इसी दौरान वो दोनों अजनबी ऊपर की जानिब देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्योंकि वो हैरत में थे। फिर उनमें से एक ने दूसरे का कंधा जोर से पकड़ा और दोनों लालच के साथ बोले, हमें इस छोटे से आर को लेकर भाग जाना चाहिए, हमारी किस्मत बदल देगा। दुनिया भर के लोग छोटे से इंसान को देखने के पैसे देंगे, हम दौलतमंद हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जल्दबाजी में टहनियों और पत्तियों से ढककर अपने आप को तब्दील किया और गोगो जंगल की करीबी रास्ते से जा रहा था। तब उन्होंने छोटे टॉम के मुंह पर हाथ रखकर उसे थाम लिया और तेजी से उसे अपनी झोली के अंदर दबा दिया और ऐसे ही वो एक जंगल के बड़े लंबे दरख्तों के सायों में दूर निकल गए। अब्बा जान मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। टॉम सदाएं लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन सकता था। दो अजनबी अगवागरों ने शाम होने तक अपना सफर जारी रखा और टॉम अपनी आवाज में तेजी के साथ उनसे दरियाफ्त करने लगा, क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? मुझे बाथरूम के लिए जाना है। तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ शातिर बच्चे, हमें मालूम है कि तुम भागना चाहते हो ना। नहीं जनाब, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे डोरे से कस दीजिए। वो उस लड़के को एक धागे से बांधने के लिए राजी हो गए। एक छोर टॉम को बांधा और दूसरा उस आदमी के हाथ से बंधा था। उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया और उसे बाथरूम जाने की इजाजत दी। टॉम बड़े शातिर अंदाज में चूहे के बिल में घुस गया और अपने मजबूत दांतों से उस धागे को काट दिया। आदमियों ने बिल में डंडियां डाली, लेकिन ये सब तो बेकार था, क्योंकि टॉम बिल में रेंगकर अंदर की जानिब चला गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया वो बेचारे परेशान होने लगे और हार मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन जरा देर बाद टॉम को पता चला कि अगवागर वहाँ से चले गए हैं, तो वो बिल से बाहर निकल आया और जब वो चल रहा था तो उसने दो लुटेरों को अपने वालिद गोगो को लूटने के बारे में एक साथ बात करते हुए सुना। तब वो चालाकी से बाहर आया और उनकी सारी स्कीम खराब कर दी। मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि कैसे गुफा के दरवाजे से फिसलकर अंदर दाखिल हो सकता हूँ और फिर तिजोरी में सोना भी आपको दिला सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? और आखिरकार तुम इस तरह हमारी मदद क्यों करोगे? इससे तुम्हारा क्या फायदा है टिंगू मियाँ? क्योंकि इस डकैती से मुझे भी तो हिस्सा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। लुटेरों ने टॉम को उनके सिर पर ले लिया और वो आगे चलने लगे। जैसे ही वो गोगो की गुफा के पास पहुँचे, टॉम गुफा के एक छोटी सी दरार से फिसलकर अंदर गया और उसने उसके लिए एक छोटी सी कुंडी खींचकर दरवाजा खोला, जिसे टॉम के वालिद ने खास तौर पर उसके लिए ही बनाया था। दोनों लुटेरे गुफा में दाखिल हुए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थी और उन्होंने फिर से जांच की और इत्मीनान किया कि आर्क, शौहर और बीवी सो रहे हैं और फिर चुपके से खजाने के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही लुटेरों ने लालच से सोने को अपनी झोलियों में भरना शुरू किया, तभी टॉम ने खजाने के कमरे का दरवाजा खींचा और जोर से बंद कर दिया और लुटेरों को अंदर फंसा दिया और उसने आवाज लगाई, अब्बा जान यहाँ आए, मैंने डकैतों को पकड़ लिया है। गोगो और गीगी दोनों जाग गए।
जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक हंसी दौड़ गई और वो अपने प्यारे बेटे की आवाज की जानिब भागे। मेरा छोटा टॉम वापस आ गया। पूरा खानदान फिर से आपस में मिल गया और साथ ही अपने सामान की हिफाजत करने के लिए इस मेहरबानी और खुशी से रोने लगे। गीगी ने तब अपने बेटे टॉम को उठाया और उसे चूम लिया। इतने में उन्होंने खजाने के कमरे के 2 लुटेरे चोरों को आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए सुना। अरे टॉम, अब आ जाओ। अरे दरवाजा खोलो, तुम्हारे खजाने का हिस्सा तुम्हारी राह तक रहा है। आहा। टॉम, हाँ वहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? पूरा आर्क खानदान उन लुटेरों की इस बुरी हालत पर हंसने लगा। गोगो उन्हें सबक सिखाने के लिए गया और उन्हें बहुत जोर से पीटा। इतने में टॉम ने लुटेरों को अपनी जान के डर से रोते हुए सुना। जब गोगो आखिर में खजाने के कमरे से बाहर आया तो दोनों लुटेरे उसकी जबरदस्त मुट्ठी में उल्टे लटके हुए थे और टॉम को फख्र महसूस हुआ कि वो इतने अच्छे और आला वालिदैन की औलाद है। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव पेश करेंगे जिस तरह आर्क के साथ पेश करते हैं। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बेटे। कहानी समाप्त। मछली शहजादा। एक जमाने में एक इलाके के बादशाह और मलका के 2 बेटे थे। उन दोनों में से बड़ा बहुत बूना और बदसूरत था और उसकी पेशानी पर बिल्कुल दरमियान में सिर्फ एक ही आँख थी। उसका छोटा भाई लंबा और खूबसूरत था और वो खुद को बादशाह समझता था। बादशाह ने अपनी पसंद का इजहार किया और उसने अपने छोटे खूबसूरत बेटे को बादशाह बनाने का फैसला किया। मेरी अवाम बौने और एक आंख वाले बादशाह का हुक्म नहीं मानेगी। इससे दीसा उनका बड़ा बेटा बहुत गुस्सा हो गया। ये सल्तनत सिर्फ मेरी है या फिर इसे तकसीम किया जाए। मटनी एक जादूगरनी थी। वो दीसा की बीवी थी। उसने पूरी सल्तनत अपने शौहर को देने का फैसला किया और उसने एक दावत रखी और छोटे भाई को बुलाया। उसने अपने शौहर से कहा, खाने के बाद आप अपने भाई के साथ बालकनी में बैठकर दरिया की तरफ देखिए। मैं उसे मछली में बदल दूंगी और बाद में आप उसे बहते पानी में फेंक दीजिए। उसके बाद हमें उससे निजात मिल जाएगी। इस पर दीसा राजी हुआ और खाने के बाद उसने उसके भाई को अपने साथ बालकनी में बैठने के लिए बुलाया। बाद में मैटनी ने छोटे शहजादी के सिर पर जरा सी पाउडर डाली। उसकी इस हरकत से जल्दी से शहजादा एक छोटी मछली में बदल गया और उसके भाई ने उसे ऊपर उठाया और इस खुराफात पर हंसते हंसते उसे नजदीक की नदी में फेंक दिया। ये सब कुछ बिल्कुल एकदम से हुआ। अपने साथ क्या हो रहा था इसका शहजादे को पता ही नहीं चला। नदी की जोरदार बहाव में आने से वो हर तरफ हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा। आखिर में जब उसे मालूम हुआ कि वो एक मछली में बदल दिया गया है, तब वो पानी की गहराई में तैरने लगा और जान गया कि मैटनी ने उस पर जादू किया है और उसे भी जितना हो सके उतना उन दोनों से दूर जाना था। इसीलिए जब तक वो अपने अब्बा की सल्तनत के पार नहीं जाता तब तक वो तैरता ही रहा। कुछ दिन बाद एक रोज कुछ मछुआरों ने उसे अपने जाल में पकड़ लिया और खाने के लिए उसे एक इलाके के बादशाह के महल में ले गए। वो एक बड़ी मछली नहीं था, तो वहाँ के खानसामा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा बन सकता है, इसीलिए उसे पकाने की बजाय उसे संभाल कर रख दिया जाए। मैं इसे मलका के कमरे में लेकर जाऊंगा। उन्हें कोई औलाद नहीं है। ये मछली उनका दिल बहलाएगी। उस प्यारी छोटी मछली को देखकर मलका बहुत खुश हो गई और वो उसका ख्याल रखने लगी। बहुत दिन गुजर गए और वो मछली उस टंकी में बहुत बड़ी हो गई। इसीलिए मलका ने उसके लिए दूसरी टंकी बनवा ली। ये बहुत ही प्यारा है, इसीलिए हम इस मछली शहजादे को नियो नाम से पुकारेंगे। बहुत दिनों बाद मछली शहजादा बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मलका ने उसके लिए एक बड़ी टंकी बनवाई जिसके जरिए दरिया का साफ पानी अंदर और बाहर आता जाता था। इसके बाद एक दिन मछली शहजादे को
उस टंकी में आराम नहीं मिल रहा था। इसीलिए मलका बहुत घबरा गई और उसने उनसे पूछा, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो नियो? कुछ वक्त बाद सोचकर मछली शहजादे ने कहा, मेरी प्यारी मलका, मैं यहाँ बिल्कुल खैर से हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक अच्छी बीवी ला पाए तो मैं बेहद खुश रहूँगा। यहाँ मुझे छोड़कर सब कुछ बहुत वीरान और खामोश सा है। ये जवाब सुनकर मलका हैरान हो गई, लेकिन उसके बाद भी शहजादा सिर्फ दिखने के लिए ही मछली है, ये बात मलका नहीं जानती थी। अब मलका मछली शहजादे को अपने बेटे की तरह संभालने लगी और उसकी शादी करने के लिए किसी भी लड़की को परेशानी नहीं होगी, उसे ऐसा महसूस होने लगा। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे लिए बीवी तलाश करूंगी और उसके लिए टंकी में एक अलग कमरा बना दूंगी। उसने उसके बाद एक कमरा बना लिया, मगर मछली शहजादे के लिए बीवी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। सब लोगों को पता था कि नियो मलिका का पालतू है, लेकिन उसके भी आगे जाकर वो एक अफवाह थी। लोग कहते थे कि वो मछलियों में सबसे बड़ा था और तमाम को यही लगता था कि उसे बीवी सिर्फ खाने के लिए चाहिए। लेकिन मलिका ने अपने सिपाहियों को बहुत दूर दूर तक भेजा। इनमें कई गरीब और कई रईस लोग भी शामिल थे, मगर मछली शहजादे को खुद अपनी बेटी उसकी बीवी के तौर पर देने के लिए कोई भी वालिदैन रजामंद नहीं थे। जो कोई अपनी बेटी मछली शहजादे को देगा, उसके लिए मलका ने कुछ इनाम रखा है, मगर ये कोशिश भी कोई खास काम नहीं आई। आखिरकार एक फकीर ने सोने के बड़े इनाम के बारे में सुना और उसने सिपाहियों से कहा, तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ, वो जैसी है उससे भी बदतर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। सोना मुझे रईस बना देगा। वो कहाँ है? वो नीचे नदी के पास कपड़े धो रही है। मेरी पहली बीवी की औलाद है। सौतेली माँ उसे सब मेहनत वाले काम करवाती है, उससे खिदमत लेती है, पेट भर के खाना भी नहीं देती। उसे उसकी काबिलियत से ज्यादा ही मिलने वाला है। आप उसे लेकर जा सकते हो। उससे छुटकारा पाकर हम तो खुश रहेंगे। उसे मछली शहजादी ने निगल लिया तो भी चलेगा। आखिरकार उस सिपाही ने उस फकीर को सोने की एक थैली दी और वो दरिया की तरफ चल दिया। दरिया के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की कपड़े धो रही थी। उसे कौन सा काम करना है ये मालूम होने पर वो खूब रोने लगी और उसने कहा कि उसे लेकर जाने से पहले अपने दोस्त को अलविदा कहने का मौका दिया जाए। वो गुजारिश करने लगी, कौन है ये दोस्त? मलका कह रही थी हमें थोड़ी जल्दी करनी है। ये 7 सिर वाला कोबरा है। मैं मेरे बचपन से उसे पहचानती हूँ। वो लड़की अभी भी रोते हुए किनारे पर ही दौड़ रही थी और कोबरा जिस बिल में रहता था उस बिल में से उसने अपना सिर ऊपर उठाया। रोना बंद करो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे बिल के बाहर से 3 मरमर के पत्थर ले लो और वो तुम अपने लिबास में रख लो। जिस वक्त नियो को तुम आते हुए देखोगे उस वक्त उस पर पहला पत्थर मारना। जब वो उससे लगेगा वो डूबकर टंकी के तले में चला जाएगा। फिर जब वो पानी की सतह पर आए उसे दूसरा पत्थर मारना और फिर से दोबारा वही होगा। फिर उसे तीसरा पत्थर भी तुम मारना और वो मछली से शहजादे में बदल जाएगा। क्या वो सचमुच मछली नहीं है? वो एक बादशाह का बेटा है और उस पर तिलिस्म किया गया है, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते से तुम उसके जादू का खात्मा कर सकती हो। इसीलिए माया ने अपनी आंखें पोंछ ली और वो उन सिपाहियों के साथ महल की जानिब चल पड़ी। जिस टंकी में मछली शहजादा रहता था वहाँ उन्होंने उसके लिए एक छोटा कमरा दिखाया जो कि सिर्फ उसी के लिए बनाया था। मलका ने उसका बोसा ले लिया और उससे कहा, मुझे मेरे नियो के लिए जैसी दुल्हन चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी हो। उसने उसे उस छोटे कमरे में छोड़ दिया जहाँ वो नीचे बैठ गई और हाथ में पत्थर थामे रही। वो उसकी राह देखने लगी। कुछ देर बाद उस जगह पर बहते हुए पानी की आवाजें आईं और उसकी लहरें दरवाजे से टकराने लगी। वो गौर से देखने लगी और वहाँ एक बड़ी मछली उसकी तरफ आ रही थी और उसका मुंह बहुत फैला हुआ था। मुझे मेरी बेगम को देखना है, दरवाजा खोलो। सिर से पांव तक कांपते हुए घबराकर माया ने दरवाजा खोला और उसने पहला पत्थर मारा। वो उसके मुंह से पेट में चला गया और वो एक पत्थर की तरह डूब गया।
लेकिन 1-2 मिनटों में वो फिर से सतह पर आ गया। उसके बाद माया ने दूसरा पत्थर मारा। वो उस मछली राजकुमार के सिर पर लगा और दूसरी बार भी वो डूब गया। माया अब रंजीदा थी क्योंकि उसने उस शहजादे को जो तीसरा पत्थर मारा था वो चूक गई थी। वो उसके सिर्फ पूंछ की नोक पर लगा था, लेकिन इस बार वो डूबा नहीं था बल्कि एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया है। अब हम सूरज की रोशनी और दुनिया की तमाम नेमतों को जी सकेंगे और इसके बाद हमें किसी टंकी में रहने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और महल में लाया गया और फिर सबसे शादमान जोड़ी की तरह माया और मछली शहजादा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त। जादू की चक्की। बहुत वक्त पहले इजिप्ट में नूर नाम की एक गरीब खादिमा रहती थी। वो अनुबिस नाम के एक लालची मालिक के पास काम करती थी। जब वो पूरा दिन छांव में बैठा रहता, तब नूर और उसके भतीजे उस मालिक के बगीचे में काम करते। नूर जब फलों और सब्जियों को निकालती, तब रा और सेठ खराब घास को काट देते। हर रोज शाम को जब वो फल और सब्जी की टोकरी अनुबिस के करीब लाते, तब वो उस भरी टोकरी को तराजू पर रख देता। बुरा नहीं। लेकिन जब भी नूर अपनी तनख्वाह मांगती, वो हमेशा चिल्लाता, कल वापस आना। तो नूर के पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे वो अपने भतीजों के लिए खाना भी नहीं खरीद सकती थी। एक दिन वो अलमारी के पास गई और वो खाली थी। मैं जाऊंगी और मालिक अनुबिस से कुछ खाने के लिए मांगूंगी। नूर सीधे मालिक के घर गई। वो अपने किसी नौकर की बजाय खुद दरवाजे पर आया। तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत मसरूफ शख्स हूँ। नूर ने उसके बावर्ची खाने में देखा। जहाँ उसने लजीज खाना देखा, तब उसे पहले से तेज भूख लगने लगी। मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए, मेरे भतीजे बहुत भूखे हैं। खाना? मेरे पास अपने लिए ही ज्यादा खाना नहीं है। उसने झूठ बोला। चली जाओ। मासूम नूर खुद के लिए या अपने भतीजों के लिए भी खाना लिए बिना ही वहां से वापस लौट गई। घर के रास्ते पर नूर को एक गुफा के सामने से गुजरना पड़ता था कि यकदम ही उसे एक तकलीफ से भरी कराहने की अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो कि अंदर से आ रही थी। या खुदा, कैसी आवाज है ये? ऐसा लगता है किसी को चोट लगी है। ये एक अजदहा था जो पत्थरों के नीचे फंस गया था और दर्द की वजह से जोर जोर से कराह रहा था। पहले तो नूर को खौफ आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मदद के लिए उसके रोने की आवाज सुनने पर उसे भी उस पर तरस आया और उसका डर खत्म हुआ और उसने अजदही से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये बड़े पत्थर उठाना मेरे लिए बहुत भारी काम है। अजदही ने कोने की एक अलमारी की जानिब इशारा किया। वो खूबसूरत खजानों से भरी हुई थी। सोने की चक्के को नीचे उतारो और उसे मेरे पास लाओ। नूर ने उसे चक्की सौंप दी। देखो और सुनो। वो हत्थे को घुमाने लगा और जैसे ही उसने घुमाया, उसने कहा, सोने की चक्की, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? जब अजदही ने उन जादुई लफ्जों को कहा, तब एक फावड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने खुद से ही ये खोदना शुरू किया। उसने भारी चट्टानों को उठा लिया। अचानक एक फावड़ा सामने आया। उसने भी खुदाई शुरू कर दी और एक और फावड़ा आया और एक और। कुछ ही वक्त बाद सभी फावड़ों ने अपना काम पूरा किया और अजदही ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने फावड़े बनाना बंद कर दिए और आखिर में अजदहा आजाद हो गया। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादू की चक्की दे रहा हूं। बस जादुई लफ्ज बोलना और ये चक्की तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। ओह, शुक्रिया।
अजदहे ने नूर को अलविदा कहा। अब चक्की को बंद करने के लिए जादू के लफ्जों को मत भूलो। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उन जादुई लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करोगी। वो मैं नहीं भूलूंगी। अपने भतीजों को वो अनोखी जादू की चक्की दिखाने के लिए वो चल पड़ी। जब उसके भतीजों ने चक्की देखी तो वो बहुत खुश नहीं हुए। हमारा खाना कहाँ है नूर फूफो? हम खाना खाएंगे। सुनो, नूर ने हत्थे को घुमाना शुरू किया। सोने की चक्की, मेहरबानी कर मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे आज क्या चाहिए? एकदम ही खाने से मेज पुर हो गई। वहां पर टर्की और हैम, मसले हुए आलू, मटर और गाजर, फल, पनीर, दूध और ब्रेड थे। तब नूर ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने खाना बनाना बंद कर दिया और तब वो चिल्लाया, ओ फूफो, नए कपड़े भी मांगते हैं। नूर ने जादुई लफ्ज कहे और पलक झपकते ही उन्हें बढ़िया नए कपड़े मिल गए। तब सैथ ने कहा, चलो नया फर्नीचर भी मांगते हैं। तब नूर ने हत्थे को घुमाया और जादुई लफ्ज कहे। तब चक्की ने उन्हें खूबसूरत नया फर्नीचर दिया। तब रॉ और सैथ एक साथ चिल्लाने लगे, हम अमीर हैं। और वो अपने बिस्तर पर ऊपर नीचे उछल कूद करने लगे। बस याद रखना, कभी भी किसी को जादुई लफ्ज मत बताना। अगली सुबह नूर और उसके भतीजे मालिक अनुबीस के बाग में काम करने नहीं गए। नूर कुछ फूल के पौधे लगाने के लिए घर पर ही रुकी। सैथ और रॉ नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए। तब मालिक अनुबीस जल्दी ही उनसे मिलने आया और मालूम किया कि नूर और उसके भतीजे उसके लिए उस दिन काम पर क्यों नहीं आए। वो उसकी नई चीजें देखकर हैरान रह गया और वो हैरानी से चिल्लाया, ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम लोगों को ये तमाम कहाँ से मिला? ये एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं बादशाह के करीब जाऊंगा। तुम लोगों को चोरी के जुर्म में जेल में डाल देंगे। नूर ने उसे चक्की दिखाई। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये चक्की जो कुछ भी मुझे चाहिए वो दे देती है। मालिक अनुबीस ने चक्की उससे छीन ली। मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। और वो सीधा घर चला गया और उसे नीचे रखा और हत्था घुमाया और कहा, मेहरबानी करके मुझे कुछ सोना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से चिल्लाया, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने कहा, मुझे मालूम करना होगा ये मेरा हुक्म कैसे मानेगी। वो नूर के भतीजों को तलाश करने के लिए चला गया। नूर और उसके भतीजे फिर से मालिक अनुबीस के लिए कभी काम पर नहीं गए। नूर अपने छायादार बगीचे में काम करने लगी। सैथ और रा अपना वक्त मछली पकड़ने में गुजारने लगे और जादू की चक्की ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो उन्हें खुशी से जीने के लिए जरूरी था। मालिक अनुबीस ने सैथ और रा को नदी पर मछली पकड़ते हुए देखा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास एक जादुई चक्की है जो चाहिए वो देती है। मुझे बताओ कि कैसे काम करती है। ये आसान है। आप बस कहें, सोने की चक्की मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सैथ ने फौरन ही अपने भाई को कोहनी मारी और आहिस्ता से बोला, ये एक राज है। रॉ ने दूसरा कोई भी लफ्ज नहीं बताया। बहुत ही दिलचस्प। अब वो जानता था कि चक्की कैसे काम करती है। वो अपने जहाज की तरफ भागा और गांव से भाग गया ताकि कोई भी उससे जादुई चक्की ना ले ले। वो अब फिर से कोशिश करने के लिए उतावला था, लिहाजा उसने समंदर में ही हत्थे को घुमाना शुरू कर दिया। मुझे पहले इसको जांचना चाहिए। मैं इससे थोड़ा नमक मांगूंगा। अपनी लालची आवाज में उसने कहा, सोने की चक्की, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? यकीनन चक्की ने नमक बनाना शुरू कर दिया। चक्की ने बहुत नमक बनाया। अब उसका जहाज नमक से भर गया और वो बहुत भारी हुआ। इसीलिए वो चिल्लाया, इसे रोको, बंद करो ये चक्की।
इसे रोको, अरे रुको रुको, रुक जाओ। लेकिन वो जादुई लफ्ज नहीं जानता था, तो चक्की नहीं रुकी। जल्दी ही उसका जहाज वजन की वजह से डूबने लगा और आखिरकार जहाज और अनुबिस पानी में डूब गए। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो, वो जादुई चक्की अब भी चल रही है और नमक बना रही है। इसीलिए समंदर का पानी इतना खारा है। कहानी समाप्त। बहुत साल पहले मिडास नाम का एक बादशाह था। वो इस जमीन का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर वो और भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। 1,40,40,30,30,372। वो सोने से बहुत मोहब्बत करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी शहजादी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अपनी शहजादी का नाम उसने इस खूबसूरत फूल के नाम पर रखा था। मैरीगोल्ड एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। वो अपनी वालिद की मोहब्बत के लिए तरसती रहती थी। एक रोज उसने खुदा से दुआ की और अपने वालिद के तकब्बुर की शिकायत की। खुदा ने उसके वालिद को सबक सिखाने की ठानी और बादशाह के सामने अपने फरिश्ते को भेजा। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? कोई इतना खुश नसीब नहीं कि उसे इतना सारा सोना मिले। कैसा रहेगा अगर तुम दुनिया में सबको सोना तकसीम करते रहो और उसके बाद भी तुम दौलतमंद इंसान बने रहो? तकसीम करूं तो इसके बाद मैं कैसे दौलतमंद बना रहूंगा? तुम्हारे दिल को किस चीज से तसल्ली मिलेगी? हाँ, है एक ऐसी चीज जिससे मुझे तसल्ली मिलेगी। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को छूं वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। खुदाई फरिश्ता अपना हाथ बादशाह की पेशानी पर रखकर कहते हैं, राजा मिडास, तुम्हारा दिल तो मुफलिसी का मारा है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हें लामहदूद खजाना मिले। खुदाई फरिश्ता अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये ख्वाब था। मैं इस कमरे में बहुत देर से हूँ। सोने की अशरफियों के ढेर पे लड़खड़ाते हुए बादशाह अपने खजाने वाले कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने में तब्दील हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना! ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन सभी चीजों को छूने लगा। खुशी में डूबा वो जोर जोर से हांफता हुआ अपनी शहजादी बेटी के कमरे में पहुंचा। मैरीगोल्ड अपने वालिद को देखती है। अब्बा हुजूर, मेरे ये हसीन खूबसूरत गुलाबों को देखिए, ये कितने लाल है ना, और इनकी महक भी कितनी खुशबूदार है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फूल खूबसूरत है तो रुको, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। बादशाह गुलाब के फूलों के गुच्छे को छूता है और वो फौरन सोने में तब्दील हो जाते हैं। अब्बा जान, आपने ये क्या किया? ये फूल कितने बेरंग हो गए हैं, इनका असल रंग गायब हो गया है और अब इनसे बदबू आ रही है और इनकी पत्तियां कितनी सख्त हो गई हैं। लेकिन इनकी कीमत अभी बढ़ चुकी है। मेरे सारे गुलाब बर्बाद हो गए। बराए मेहरबानी आप बाकी गुलाबों को हाथ न लगाएं। वो जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए बादशाह मिडास बागीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बागीचे को सोने का बना देता है। मैं इस नई ताकत को हासिल करने की खुशी में दावत देना चाहता हूँ। तो क्या मुल्क के सारे इज्जतदार लोगों को न्योता दिया जाए? बेशक दिया जाए। उस रात रियासत के सभी इज्जतदार मर्द औरत बादशाह मिडास की महफिल में तशरीफ लाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत कर तरह तरह की अटखेलियां लगा रहे थे। तभी बादशाह मिडास ने कहा, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे अपने मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही बादशाह ने उस बर्तन को छुआ, वो बर्तन सोने का हो गया। वहां खड़े मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने तमाम बर्तनों को सोने में तब्दील कर दिया और सबको हैरान कर दिया।
बादशाह अपने इस नए करिश्मे का मुजाहरा करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा बादशाह अपने ग्लास में जाम भरकर जैसे ही लोगों पर लगाने लगा, जाम भी सोने का बन जाता है। उसका चेहरा फीका और लाल पड़ जाता है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से जब रोटी उठाता है तो सारी की सारी रोटियां उसकी उंगली पड़ते ही सोने की बन जाती हैं। शहजादी मैरीगोल्ड अपने वालिद के चेहरे पर खौफ के असरात देखती है। क्या हुआ अब्बा जान? मैरीगोल्ड दौड़ती हुई अपने वालिद की जानिब जाती है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, वो अपने वालिद की बाहों में लिपट जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। ये मौजज़ा तो बद्दुआ है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। बादशाह की लाचारी और पुकार सुनकर आखिरकार वही खुदाई फरिश्ता दोबारा नाजिल होता है। तुम पर रहम करूं तो तुम अपने में क्या तब्दीली लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खाना नोश कर सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने लगती हैं। लगता है तुम पहले जैसे बनने के लिए सबक सीख चुके हो, तो मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही बादशाह ने नदी में पैर रखा, उसके बदन से चिपके हुए सोने के जर्रात धूल बनकर नदी की रेत में मिल जाते हैं। बादशाह अपनी महल की जानिब वापस दौड़ता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी वापस लौट आई है। मैरीगोल्ड अपने वालिद की जानिब दौड़ती है और उनके गले लग जाती है। उसने खुदा से जिस चीज की दुआ की थी वो आखिरकार उसे मिल गई, वालिद की मोहब्बत।